हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। सो फ्रेंड्स, बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, CBT 1 के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन। मैं आपको कुछ मौका दूंगा, चंद सेकंडों का मौका दूंगा। आप अपने खुद के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं कि आप अभी तक कितना स्टडी कर चुके हैं और अभी तक कितना जो है आप अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप अपने सेंस को परखने का मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ बने रहिए। चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। आपके आंसर होंगे मीथेन। आपके आंसर होंगे फ्रेंड्स मीथेन। ये मीथेन एक ऐसा गैस है, ठीक है, जो कि इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, सिगरेट लाइटर में जो है इस ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। आपका आंसर होगा गन्ना। आपका आंसर होगा गन्ना। चूँकि गन्ने के लिए बहुत सारे जल की उपयुक्तता होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जल चाहिए, इसलिए जो है इसे एथेनॉल किससे ज़्यादा मात्रा में गन्ने से जो है एथेनॉल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है। आपका आंसर जाएगा सिल्वर, चांदी। चांदी एक उत्कृष्ट धातु यानी नोबेल धातु के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 5 कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। आपके आंसर होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है। किसे ऑरम कहा जाता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स ऑरम, ठीक है, ये ऑरम होता है, इसका लैटिन नाम होता है, यानी जो कि ऑरम किसे कहा जाता है, किसको, सोना को कहा जाता है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है, ऑरम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पेंसिल जो होता है, पेंसिल में कार्बन होती है और उसमें कार्बन की परसेंटेज 0 होती है, जो कि हमेशा के लिए जो है रिपीटेड क्वेश्चन रहती है ग्रुप डी और एनटीपीसी में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। आपका आंसर होगा प्रोटॉन। प्रोटॉन ऐसा कण है जिसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन पर जो है आपका नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और आपका जो है न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इस पर जो है नो चार्ज रहता है, आवेशहीन रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। यानी आप जब खाना खाते हैं तो उसमें बाई करेगा, मतलब अपच करेगा, ठीक है। यानी इससे याद रखिएगा कि खाने वाला सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम नमक के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है।
निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने का मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? क्लोरीन। क्लोरीन ऐसी गैस है जो कि रंगहीन और गंधहीन नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? तो आपके आंसर होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हुआ है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो यहाँ पर ग्रीन हाउस ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है। ये तीनों आपका ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसमें एक है हाइड्रोजन जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका आंसर जाएगा डी। आपका आंसर जाएगा डी, यानी कि हाइड्रोजन। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके बनाए जाते हैं? अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा ताम्र निकल मिश्र धातु। आंसर होगा ताम्र निकल मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके बनाए जाते हैं? तो ताम्र निकल और मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे धातुओं का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कहता है डॉट 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 की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। यानी कि एलपीजी सिलेंडर अगर लीक होता है तो वह कौन सा गंध है जिससे हम लोगों को पता चलता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सल्फर के यौगिक। इसका आंसर फ्रेंड्स सल्फर के यौगिक। अगला क्वेश्चन है माचिस की तीलियों में प्रयुक्त होता है। माचिस की तीलियों में प्रयुक्त होता है, तो माचिस की कोई भी तीली है उसमें फास्फोरस प्रयुक्त होता है, पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। ठीक है, आपका जो बहुत सारे फास्फोरस होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 फास्फोरस होते हैं, पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है और आपका जो है सोडियम को किरासन तेल में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डॉट 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 नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डॉट 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 लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। यानी कि वह कौन सा रंग है जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है? सॉरी वह कौन सा है जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है? ठीक है, और वह कौन सा है जो लिटमस को नीले में बदल देता है? तो अब यहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आंसर बी होगा, जो कि अम्ल होगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और क्षार जो है हरे लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, इससे साबित होता है कि ए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 17। सॉरी, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग जो होता है खाना पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत विघटन। इसका आंसर होगा विद्युत विघटन। चलिए अब आते हैं फ्रेंड्स बायो की तरफ। बायोलॉजी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हेडिंग में बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है बहुत मुख्य रूप से आपके मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी।
जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो आप जैसा कि आपका ऑप्शंस है प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स और एनेलिड्स, इसके अंतर्गत ऑप्शन के अंतर्गत आपका आंसर जाएगा फ्रेंड्स प्रोटोजोआ यानी कि परिजीवी। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और मैं आपको बता दूं कि परिजीवी से होने वाला रोग का एक छोटा सा ट्रिक है कामसोपा। कामसोपा फ्रेंड्स टेंशन मत लीजिएगा, इसका पूरा जो है एक फाइल तैयार करके मैं आपको दे दूंगा, आप पूरा वहां से कवर कप कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको मेन एग्जाम्स में कोई परजीवी से संबंधित क्वेश्चन न छूटे। अब देखिए कामसोपा के अंतर्गत का से कालाजार हो जाएगा, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी और पा से पायरिया हो जाएगा। ये सभी जो है आपका प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाला रोग होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो इसका आंसर जाएगा फ्रेंड्स जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। जितने भी पेड़ पौधे अवशेष, जितने भी सड़े गले चीज होंगे अवशेष, ठीक है, ये सब कहाँ जाएगा आपका जीवाश्म विज्ञान में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो इसका आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन, ठीक है। धमनियां जो है ऑक्सीजन रक्त का वहन करती है जो कि उसमें ऑक्सीजन भरी रहती है। बिना ऑक्सीजन के धमनियों में रक्त का वहन यानी कि फ्लोएशन नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों की अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स। पक्षियों का अध्ययन जो होता है जिसमें उसका अध्ययन किया जाता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और एंटोमोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैं बता दूं विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ठीक है। और जो है आपका टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और यहाँ पर एनीमिया दिया हुआ है जो कि खून की कमी से होती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पोलियो की टीके की खोज किसने की। पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो पोलियो के टीके की खोज किया था जॉन ई सॉल्क ने, ठीक है। और पास्चुराइजेशन की खोज किया था लुई पास्चर ने, ठीक है। पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था फ्रेंड्स, लुई पास्चर। और पोलियो के टीके की खोज किया था जॉन ई सॉल्क ने, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि डॉल्फिन के जितने भी सारे समूह होते हैं इसको हम लोग पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका आंसर होगा फ्रेंड्स कोशिका, सेल, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि कोशिका यानी कि सेलों के समूह को, ठीक है। यहाँ पर सेल, अब हमारा जो शरीर है, ठीक है, विभिन्न सारे सेलों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं जीवन की मूलभूत इकाई। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी होती है आपका अस्टेपिस होती है फ्रेंड्स। अस्टेपिस जो कि कान की हड्डी होती है, ठीक है। कान में दो का जोड़ी 3 हड्डियां होती है, ठीक है, जिसमें सबसे छोटी होती है कौन, अस्टेपिस, ठीक है। आगे है कि टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है, ठीक है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है फ्रेंड्स। और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है आप जो कि देख रहे हैं कि जांघ की हड्डी जिसको फीमर कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर फ्रेंड्स कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। आपका आंसर जाएगा हमिंग बर्ड जो कि सबसे छोटी पक्षी होती है। हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कहलाती है।
चलिए आगे आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग है तो होता है नीला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बर्जीलियस। इसका आंसर होगा बर्जीलियस। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनपायी होता है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी होता है ब्लू व्हेल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर जाएगा आर्थर ट्रांसले। इसका आंसर जाएगा आर्थर ट्रांसले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के प्रस्तावित किया गया था। विकास का जितना भी सिद्धांत होता है वो किसने प्रतिपादित किया, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा होता है E बराबर mc², जो कि प्रकाश से संबंधित है। E बराबर mc²। और सर आइजैक न्यूटन ने गति की खोज की थी। प्रिंसिपिया एक पुस्तक है न्यूटन जी की, जिसमें जो है इस गति के नियमों का, तीनों गति के नियमों का उल्लेख किया गया है। न्यूटन के प्रथम गति, द्वितीय गति और तृतीय गति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पौधे का जो कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज को सक्षम करता है, तो आपका ऑप्शन सी जाएगा फ्रेंड्स, जाइलम। ऑप्शन सी जाएगा जाइलम, यानी कि जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि जल का परिवहन जब करेगा, जल को ऊपर की ओर फैलाएगा, कौन फैलाएगा, जाइलम। ठीक है, और एक फ्लोएम होता है जो खनिजों को फैलाता है, वो किसको कहते हैं, फ्लोएम को कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि और भी सारे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे। फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, यानी कि सौरो ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है, दामोदर नदी। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर यहाँ बिहार रहता तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी होती है, जो कि आसाम में बहती है, और हुगली नदी कोलकाता में बहती है, भागीरथी और अलकनंदा जो कि उत्तराखंड की नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के मुताबिक चोलिस्तान। इसको क्या कहते हैं, चोलिस्तान। ठीक है, जो कि गोबी रेगिस्तान जो कि मंगोलिया में होता है, और ये मीरपुर और सुक्कुर, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब ऐसे ही कॉमन है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि साइप्रस की राजधानी कौन सी होती है। साइप्रस की राजधानी होती है फ्रेंड्स निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया होती है। ठीक है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का आकार कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जो है पूरा गोलाकार नहीं है, पूर्ण गोल तो होगा नहीं, पूर्ण गोलार्ध भी नहीं होगा, और अधिकांशतः चपटा नहीं होगा। चपटा और गोल इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स, चपटा भी है और गोल भी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, तो मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा नहीं, यहाँ पे आपका उपग्रह होना चाहिए। ठीक है, मंगल ग्रह के, तो यहाँ पे है आपका फ्रेंड्स 2, चूंकि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, कौन कौन, तो फोबोस और डिमोस। ठीक है, 2 होते हैं, फोबोस और डिमोस। आगे चलते हैं छठे नंबर की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल, इससे एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहे तो जाकर नीचे से मैं लिंक दे दूंगा, इससे नीचे से आप जाकर इसको चेक कर लीजिएगा। सौरमंडल से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप इसको बिल्कुल जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, बुध के बाद होता है आपका शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आपका जो है इसी प्रकार का इसका क्रम होता है, आप पूरा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी है आपका कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे पुराना बांध होता है ग्रैंड कुली बांध, यानी कि ग्रैंड अनिकुट, जो कि कल्लानाई के पर्वत पे है, ग्रैंड अनिकुट बांध। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कि रूस है, इसके बाद कनाडा है, रूस, कनाडा, इसके बाद चीन है। इसका मैं ट्रिक दे दूंगा, आप लोग प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा कनाडा, दूसरे स्थान पर कनाडा, पहले स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम ज्ञानीमीड है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम ज्ञानीमीड है। तो सबसे यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, और बृहस्पति के ठीक है एक उपग्रह जो है उसका नाम होता है ज्ञानीमीड। ठीक है, आगे चलते हैं। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो दूसरा प्रचुर सर्वाधिक तत्व कौन सा है ब्रह्मांड में। तो आप लोग जानते होंगे कि सूर्य का ऊर्जा देने का जो प्रक्रिया होता है, चरण होता है, वो क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में ट्रांसफर होना है, यानी कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में वो ट्रांसफर होता है, इसलिए सूर्य ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन है। तो कौन होगा, हीलियम, चूंकि हाइड्रोजन से हीलियम में बन रहा है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। आपका आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर जाएगा फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी चिकनी मिट्टी, छिद्रयुक्त चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू की मात्रा बहुत कम रहती है। ठीक है, और बहुत कम बालू की मात्रा रहने के कारण जो है उसमें हल्की हल्की छिद्र होती है। इसी मिट्टी के द्वारा जो है सुराही बनती है, जो कि वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जो है जल को ठंडा रखती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है। आपका आंसर जाएगा कृष्ण। ठीक है, आपका आंसर जाएगा कृष्णा नदी। ये जो ऐसी नदी है कि ये पश्चिम घाट से होते हुए निकलती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगला है कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है, ट्रेंच मतलब गर्त होता है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। इसका आंसर जाएगा फ्रेंड्स प्रशांत महासागर। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन है। तो सबसे घनी अगर कहा जाए तो यहाँ पर तो सब ऑस्ट्रेलिया ही है, लेकिन यहाँ पर सबसे घनी कहा जाए तो आपका आंसर जाएगा सिडनी। कौन सा जाएगा, सिडनी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो जल चक्र पृथ्वी का जो संचालित होता है वो होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य सनलाइट के द्वारा जो है जल चक्र का जो है प्रारूपण किया जाता है, संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द विषु किसको संदर्भित करता है। शब्द विषु किसको संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा दिन और रात एक समान अवधि के जब हो जाते हैं तो उसको विषु कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है, इक्विनॉक्स। ठीक है, इस पर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, आप लोग देख लीजिएगा। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, इसका आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि रियाल किस देश की मुद्रा है, रियाल किस देश की मुद्रा है। तो वैसे रियाल तो बहुत सारे देशों की मुद्रा हो जाती है, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार अगर देखी जाए तो ऑप्शन के अनुसार देखी जाए तो ब्राज़ील होगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देखी जाए तो ब्राज़ील होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, कि किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे चलते हैं, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, यानी किस महासागर में। तो सेशेल्स द्वीप जो है फ्रेंड्स आपका हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है कि कूचिकल जलप्रपात, ठीक है, कूचिकल जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स कहाँ पाया जाता है। तो आपका आंसर जाएगा कर्नाटक, आंसर जाएगा आपका कर्नाटका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में हुआ था, कागज का आविष्कार फ्रेंड्स सबसे पहले चीन में हुआ था। तो ये थे आपके कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, आइए देखते हैं बैक टू बैक। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर कि इस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रखते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आपका आंसर जाएगा नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क मंदिर जो है बहुत ही भव्य मंदिर है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। यह बहुत ही भव्य मंदिर है, इस पर कलाकारी नक्काशी के कारण यह मंदिर जो है बहुत ही फेमस होती है, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था फ्रेंड्स, नरसिंह देव प्रथम ने। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो यहाँ पर जो है मृत व्यक्ति का स्मारक अगर बात की जाए तो ऑप्शन के अनुसार बीबी का मकबरा तो है ही, ताजमहल है ही, ठीक है, अपनी बेगम की यादगार में बनाया गया था, इदमातुल्ला है ही, लेकिन चार मीनार जो है जो कि हैदराबाद में है, यह जो है मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, ठीक है। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है तीसरा कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो इसका आंसर होगा बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, ये हमेशा पूछता है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, याद रखिएगा फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया, यानी कि जालियांवाला बाग, ठीक है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा अधिनियम था, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो कि इसको पारित किया गया 1919 में। मैं बता दूं जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। एक सभा चल रही थी, ठीक है, एक सभा चल रही थी, उस सभा में बहुत सारे लोग जो है उपस्थित थे, करीब 1000 से 1200 की संख्या में उपस्थित थे, ठीक है। वहाँ पर जो है एक क्रांतिकारी भारतीय जो था, ठीक है, हंसराज, ठीक है, उसने जो है जनरल डायर को सूचना दे दी। सूचना देने के उपरांत जो है उसने क्या किया कि सभी जगह चारों तरफ से जो है अपने सैनिकों को इकट्ठा कर चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चला दी, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है मारे गए। उसी को कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। चलते हैं आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है। किसकी संपत्ति थी, तो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हमेशा आते रहती है। अगला क्वेश्चन है 6, ये अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो आपका आंसर जाएगा फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, ठीक है। आगे चलते हैं 7वां कि वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा भारत कब आया। सबसे पहले बता दूं मैं, वास्को डी गामा भारत आया था कब, 1498 ईस्वी में। कहाँ पे, कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। वास्को डी गामा कब आया, 1498 कालीकट बंदरगाह पे। फिर इसके बाद चला गया, फिर आया था वास्को डी गामा पुनः फिर आया कब, 1502 ईस्वी में।
यानी 4 साल के बाद फिर रिटर्न किया था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि वास्को डी गामा पुनः भारत कब आया, तो 1502, और वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत कब आया, तो 1498। कहाँ, तो कालीकट नामक बंदरगाह पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया। तो जब भारत की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो उस समय जो है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी। चूंकि बस यही एक कार ऑप्शन ही बच गया था कि या तो करो नहीं तो फिर भुगतो या मरो। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है गांधी जी का एक ही नारा था, करो या मरो। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की। आपका आंसर जाएगा CN अन्नादुरई। CN अन्नादुरई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। दोस्त ये सब बता दूं कि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा बार बार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही क्विक इजली क्वेश्चन है। ठीक है, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, एक बोधि वृक्ष था वहां पे हुई थी। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम फ्रेंड्स आपका था विष्णुगुप्त। क्या नाम था, विष्णुगुप्त। अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चंस की और आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। आगे अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। ठीक है, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, यदि बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो मैं इस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ट्रिक है। ठीक है, आप ट्रिक के मदद से इसको ऐसा याद कर लीजिएगा कि कभी ये जिंदगी में छूटेगा ही नहीं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपका माइंड में इंस्टॉल हो जाएगा, जो कभी आपका रिमूव नहीं होगा। मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर मुगल कालीन सल्तनत व्यवस्था में चलते हैं मुगलों के क्रम में, तो सबसे पहले आया कौन, बाबर। ठीक है, ठीक है, बाहों में आजा सैया। ठीक है, बाहों में आजा सैया एक छोटा सा ट्रिक है। उसके अनुसार ब से हो गया बाबर। ठीक है, ह से हो गया हुमायूं। ठीक है, आ से हो गया आपका अकबर। ठीक है, जा से हो गया जहांगीर, और आपका जो है बाबर हुमायूं बहू। ठीक है, हु से हुमायूं हो गया, अ से अकबर हो गया। ठीक है, जा से जहांगीर हो गया, और स से हो गया आपका शाहजहां। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो दीन ए इलाही आपका जो फ्रेंड्स अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ठीक है, अकबर। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। और मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जाए तो सबसे पहले यही व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। कब, तो 1940 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और महात्मा गांधी के बारे में जानते ही हैं आप लोग। और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो लोकमान्य, इनका जो है उपनाम है लोकमान्य। किन्हें कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। ठीक है, तो आपका आंसर है लीलावती। ठीक है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर, लीलावती जो है गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो आंसर जाएगा आपका चंद्रशेखर आजाद। आगे चलते हैं। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राजेंद्र चोल।
ठीक है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो राजेंद्र चोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया? आपका आंसर जाएगा 1989। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीन शब्दकोश कौन सा है? तो आपका आंसर जाएगा अमरकोश। अमरकोश की रचना की थी अमर सिंह ने, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे बता दूं तो हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप। आपका आंसर जाएगा असम, ठीक है। सबसे पहले पहिए किसके बने हुए थे? तो सबसे पहले पहिए जो है उस समय तो आपका जो है कुछ था ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। पाषाण युग में तो कुछ था ही नहीं, तो आपका रबड़ का तो होगा नहीं, कांच का तो होगा नहीं, लोहा का तो होगा नहीं, तो वाजिब सी बात है कि किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और कुछ सीख पाएँ, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल टास्क लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।